जय हिंद दोस्तों, आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से एक निवेदन है, कल आज़ादी का पर्व है और उस पर्व के बाद जो तिरंगा हम सेलिब्रेट करने के बाद छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बस उसका यूज़ ख़त्म हो गया, उसको इज्जत के साथ सम्मान के साथ रखें और जो भी तिरंगा फहराते हैं उस तिरंगे को पहले तरीके से, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका बताया गया है, जो उस तिरंगे के सम्मान के लिए बताया गया, उस सम्मान के साथ रखें। अदरवाइज तिरंगा ना फहराएं। प्लीज़ तिरंगा को सिर्फ एक कपड़ा और 3 रंगों की निशानी ना समझें, ये हमारा अभिमान है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, वो वीडियो ना सिर्फ आज़ादी के बारे में है बट एक सोच के बारे में है। सोच 74 सालों के आज़ाद भारत के बाद क्या हम सच में आज़ाद हैं? हमने अपनी तरबियत जो है वो बदल ली है, हमने अपनी शख्सियत बदल ली है, लेकिन अपनी सोच नहीं बदली है। इसीलिए शायद आज जो हालात है हमारे देश में और जिस तरीके का मुस्तकबिल हम बना रहे हैं अपने देश का, अपने मुल्क का, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बेहतर हाथों में होगा आगे, या बहुत बेहतर हालात होंगे उसके। उसका कारण है हमारी सोच, कट्टरता वाली सोच, हिंदू मुस्लिम वाली सोच, ऊंच नीच की सोच। क्यों करते हैं हम ये? इसके वजह से हम अपना देश खो चुके हैं, 2 टुकड़ों में बांट चुके हैं, अभी भी अकल नहीं आ रही है। लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से किसी तरह का कोई राइट या किसी तरह की कोई भी फसाद को बनाता है और उसमें मासूम लोग मारे जाते हैं, वो मजे लेते हैं। ये बताने वाले शायद कई आए और कई गए, मैं भी आया, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन मैं भी एक कोशिश तो कर ही रहा हूँ। मुझे नहीं पता लोगों के दिमाग में क्या चलता है, लोगों के किस बात पे वो उत्तेजित हो जाते हैं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के बारे में। क्या है ये हिंदुस्तान? क्या है आपके हिसाब से? किसी को अगर ये कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान से हो, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये हिंदुस्तान किसी एक जाति विशेष का है, किसी एक रिलीजन का है? क्या आपको पता भी है इस इंडिया के और इस हिंदुस्तान या आर्यवर्त की कहानी, समझ? लोगों के अपने नजरिए हैं। कई जगहों पे कुछ लोग हिंदुस्तान को बोलते हैं हिंदुओं का स्थान। कई जगह पे ऐसे लोग भी हैं, वो बोलते हैं हमें हिंदुस्तानी कहलाना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे उसके बीच में मेरा मजहब आड़े आता है। मायने ही नहीं समझे यार। हिंदुस्तान एक देश नहीं है, हिंदुस्तान एक सभ्यता है। हिंदुस्तान एक जीने का तरीका है जो हम भूल चुके हैं। कहां से आया है हिंदुस्तान वर्ड? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, उसको जब हम ये बसी है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वहां के रहने वाले लोगों को सिंधु के जगह लोगों ने हिंदू पुकारा और बाहर के लोग आते जाते थे, तो हिंदू को हिंदुस्तान, जो जगह पे वो रह रहे हैं उसको हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। ज़्यादातर अरेबिक और टर्किश जो लोग ट्रेडर्स वगैरह आते थे, तो उसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। हिंदुस्तान में कौन सा धर्म नहीं है और कौन सा धर्म नहीं फल फूला है? ये देश किसी भी धर्म की जागीर नहीं है। इसको हर धर्म के लोगों ने अपने खून से सींचा है। हर धर्म के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है आप लोगों को? मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद तो वहीं थी, साला इसमें ही दुनिया निकाल दोगे क्या यार? 200 साल पहले इसी पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके अंग्रेज चले गए, कर गए, और इतनी बड़ी बड़ी लिटरेचर की बुक है, इतनी बड़ी बड़े भाषण, बातें कर ली, सब पता है, लेकिन अभी भी वही कर रहे हो। क्यों? अपने आप को इंटेलेक्ट बनते हो, सभ्यता आ गई है, बोलना आ गया है, एटीट्यूड आ गया है, दुनिया के हर कोने में नाम रोशन कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं। क्या हो क्या गया यार?
दुनिया में मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हम, ठीक है, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ चाइना की है, उसमें भी मुसलमानों की आबादी यहाँ पे साथ अच्छी खासी है, हिंदुओं की आबादी है, बुद्ध, एक ऐसा देश है यहाँ जो मर्जी कर लो, कोई नहीं कहने वाला कुछ भी। यहाँ तो पाकिस्तान में विराट कोहली का कोई फैन बन जाता है तो उसको जेल हो जाती है, यहाँ तो जो मर्जी कह लो, राइट टू स्पीक है, राइट टू सब कुछ है। लेकिन तो इतना कुछ लोग तो स्यूडो बनने में लगे हुए हैं, इंटेलेक्ट बन रहे हैं, इतने इंटेलेक्ट बन रहे हैं कि मतलब गलत को सही बनाने में लग गए। कुछ लोग इतने कॉन्जर्वेटिव बन गए हैं, कुछ लोग इतने ज्यादा कट्टर बन गए हैं, इतने रेडिकल बन गए हैं कि अपने आगे, अपने धर्म के आगे कुछ दिखता है। क्या है धर्म? क्या है धर्म? धर्म सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है रूल करने का। जिंदगी जीने के लिए, इंसानियत दिखाने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए भगवान ने दिल दिया है, फीलिंग्स दी है। धर्म धर्म धर्म, अरे घिन आती है यार मुझे तो। पता नहीं किस बात का गुरूर है लोगों को धर्म पे। क्या दिया है धर्म ने यार? क्या दिया है? मुझे बताओ क्या दिया है धर्म ने? मुझे तो यही दिख रहा है कि बंटवारा दिया है। जिंदगी जीने के सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो तरीका होता है इंसानियत से जीने का। अदरवाइज जानवर तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बन जाओ जानवर, बना लो झुंड, एक दूसरों पे काटना खाना शुरू कर दो। अजीब है यार। I'm sorry, I got carried away, but this is the truth. This is the bloody truth. मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए। अरे गरीब के घर में भाई खिला दो कुछ उसको। सोशल मतलब सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट करोगे, सोशल कॉज के लिए कैसे आगे आओगे, वो नहीं सोचना है। वो नहीं सोचना है। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि मंदिर नहीं बनने चाहिए, मस्जिद नहीं बनने चाहिए। फेथ अपनी जगह है और मैं रिस्पेक्ट करता हूं फेथ का, बट किसी भी चीज की हद होती है। अब ये हद हो रही है, पहले भी होती थी, बट यार 2000, 2005, 10, 15, 20 हम डेवलप किए जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। हमारी समझ, हमारा एजुकेशन और डीपर लेवल पे जा रहा है, बट हम रूट से उखड़ रहे हैं यार। तो आज जो बात हम करेंगे ना, वो बात करेंगे कि 200 साल 250 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि इंडिया के 2 टुकड़े हो गए। उसका कोई बहुत साइंटिफिक या रॉकेट साइंस वाला आंसर नहीं होगा। सिंपल आंसर है कि रूट्स को खोदा, बिल्डिंग को गिरा दिया। रूट्स को खोदा, पेड़ को काट दिया। लेकिन कैसे किया ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये फिर से हो रहा है। Some people are using you. You are getting used like toilet paper. वही हाल हिंदू के साथ है, वही हाल मुसलमान के साथ है, क्रिश्चियन के साथ है। This is not India. It can't be. It is something else. या तो फेवर में बोलो, सपोज करो कि एक पार्टी है, मतलब अभी अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर तुम मोदी के बारे में बोलो तो अच्छा है, या तो फिर मोदी के अगेंस्ट बोलो। इंडिया के बारे में बोलोगे ना, तुम्हारा कोई साथ देने नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि सरकार की बहुत सी ऐसी नीतियां होती हैं जो इंडिया के उसमें है या नहीं है, आदमी अपना वो देता है, लेकिन लोग उसको भी डांटते हैं, उसको भी बोलते हैं। मैं कहता हूं ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन अगर जहां खराब करेगी वहां कान भी खींचो। और जो पहले गए हैं उन्होंने जो बंटाधार किया है वो भी सुनने को रेडी रहे। जो बेटर है फॉर इंडिया वो बोलना चाहिए।
आई होप यू अंडरस्टैंड, बट मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। देश कहाँ जाएगा, उसका मुस्तकबिल कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। आपके सपने होंगे बाहर देश में जाके बस जाने के, मेरा सपना यही है कि मैं और मेरी फैमिली और मेरे आगे वाली जनरेशन इसी देश की मिट्टी से लगे रहें और मैं अगले हर जन्म में इसी देश में पैदा हूं। So let's pledge for something. Let's pledge for humanity. Let's pledge for the real India. तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इस वीडियो में कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं उसकी बुनियाद कहाँ है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले ना एक कहानी बताना चाहता हूं आप सबको। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुनिए, शायद कुछ समझ आए इससे। मैं जब अपने कॉलेज डेज में और अपने स्टार्टिंग के करियर में जब मैंने जॉब शुरू की थी, तो मेरा जो रूममेट था वो मुसलमान था। मेरा जो आगे आने वाले फ्लैटमेट्स भी एक दो हैं वो मुसलमान हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं समझाता हूँ। जिस सभ्यता की मैंने बात की उसी सभ्यता के बारे में है ये। तो कई बार अक्सर ऐसा होता था कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो पढ़ते थे, उसकी ईद आ गई या बकरीद आ गई, में कभी होली आया, दिवाली आया, तो अक्सर जब ईद आने से पहले रोज़े होते थे तो रोज़ों में मैं रात तक लैपटॉप वगैरह पे मूवीज़ देखता था या कुछ देखता रहता था। तो मैं उसको शहरी के लिए उठा के सोता था। कई बार ऐसा होता था कि मैंने वहाँ पे जो एक मंदिर अपने रूम में बनाया हुआ था, उस मंदिर में मैं जल्दी जल्दी में उस वाले पर्टिकुलर एरिया में चप्पल पहन के चला जाता था और वो मुझे टोक देता था, यार उधर चप्पल पहन के मत जा, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि यार मैंने गणेश जी को या बहुत और मूर्तियों को स्थापित किया हुआ है और कई वीक हो गए हैं, कभी उस पर डस्टिंग नहीं की, थोड़ा सा उसके ऊपर डस्ट लग गया तो उसने मुझे कह दिया, अरे भाई इसको थोड़ा साफ कर लो, ठीक है, इतने दिन से भगवान को यहाँ पे ला के रखा हुआ है लेकिन थोड़ा साफ सफाई भी कर लो। और बहुत ऐसे छोटे मोटे इंस्टेंस होते थे जहाँ वो मुझे रिस्पेक्ट करता था, मेरे रिलीजन को, वो रिस्पेक्ट करता था मेरी फीलिंग्स को, और मैंने भी ऐसा ही किया। ऐसा कुछ नहीं कि उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, सौहार्द बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिस वाज नेचुरल एंड इट डज एग्जिस्ट राइट नाउ आल्सो इन दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये इंडिया है, यहाँ एक ही छत से आजान भी लगती है और मंदिर की घंटियां भी बजती हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आज भी। तो यार गेट अ लाइफ, इडियट्स के पीछे मत पड़ो। ये जो तुम्हारे नेता बन रहे हैं, ये जो तुम्हारे लिए बकवास कर रहे हैं, हक हम दिलाएंगे, ठीक है, वो फलाना हो गया, वो शहीद हो गया, वो ये हो गया, वो ऐसा हो गया, मत सुनो इनकी। इंडिया इज वन। तो मेरी बात को समझिए, अपने आसपास देखिएगा ना, सब कुछ नॉर्मल है। तो चलिए अब विल नॉट तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जिनके वजह से इंडिया और पाकिस्तान एक तरह से पार्टीशन के उसमें जूझे और इंडिया के दो टुकड़े हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। हाउ एंड व्हाई इंडिया गॉट डिवाइडेड। इसकी सबसे बड़ी वजह था इंडिया में 1835 में एक एक्ट आना, इसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो विलियम बेनेडिक्ट, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, तो उन्होंने जो है एक नया लॉ लेके आए कि भाई 1835 में कि भी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है। और उसके पीछे का जिसका दिमाग था वो था थॉमस मैक्यूले। पूरा नाम था थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले। तो इसके बारे में बात करते हैं और इसने कैसे जड़ें खोदी हमारी, ये समझते हैं। जड़ें इसलिए खोदी कि मना कर दिया
कि संस्कृत, उर्दू, टर्किश, पर्शियन कुछ भी नहीं पढ़ना, सब कुछ इंग्लिश में रहेगा। सारा कुछ जो है वो हम अब इंग्लिश में पढ़ाएंगे। टीचर्स को इंग्लिश की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, टीचर्स को इंग्लिश मीडियम में सारा कुछ बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सारी सरकारी जो भी अपीलें होंगी, कोई तरह का कम्युनिकेशन होगा, कोई तरह का कोर्ट में कुछ भी होगा, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में किसी तरह का भी अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो वो सब कुछ इंग्लिश में होगा। तो इस तरीके से उसने शुरू कर दिया ये सारी चीज़ों को करना। इंग्लिश को बोला कि वेस्टर्न कल्चर को लाना होगा। ये जो टर्किश, पर्शियन, संस्कृत, ये सब जो है ना, ये सेकेंडरी टर्शियरी लेवल की चीज़ें हैं। प्राइमरी और सुप्रीम लैंग्वेज इंग्लिश है। उनकी सोच, उनकी समझ ज़्यादा बेहतर है, ये लेवल नहीं है इनका पढ़ने का। और इस तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर इन चीज़ों को हावी करना शुरू कर दिया, मतलब जड़ें खोदनी शुरू कर दी। यहीं पर जो सद्भाव था हमारा वो तोड़ना शुरू कर दिया। अब देखो कैसे टूटा। हुआ ये कि कुछ कम्युनिटीज इंडिया में ना वो हमेशा से पढ़ाई लिखाई और कल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा हैं, प्लस वहां पे कुछ लोग भी ऐसे हुए जिन्होंने उन चीजों को बढ़ चढ़कर वो किया। उनमें से एक है बंगाली कम्युनिटी। बंगाली कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी थी उस वक्त में, वहाँ पे बहुत सारे लेखक हुए, बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग तरह के पर्सनालिटीज डेवलप होके बाहर आई, जो कि लेखक बने, नॉवल बने। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, बहुत ऐसे लोग थे। तो उससे क्या हुआ, एक ना बंगाल रेजिडेंस करके कहते हैं, उस वो ऐसा वक्त था, बंगाल रेजिडेंस जो एक टाइम था जिस वक्त में बंगाल का बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत कल्चरली भी, पढ़ाई से भी। उससे उससे क्या हुआ, आने वाले 15-20 सालों में जितने सिविल सर्विसेज, मतलब जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम, सिविल सर्विसेज, पद वगैरह, सब हिंदू लोगों को कुछ जाने लगे, बंगालीज को खास तौर से जाने लगे, और उन उन लोगों को देना शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो पिछड़ने लगी, क्योंकि वो जो भाई अपना मदरसे में पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं, उनका अपना तरीका था पढ़ने का। तो एक तो उनके पैसे रोक दिए, उनको जो ग्रांट मिलती थी वो सारा ग्रांट रोक दिया, और उसके बाद से उनको फोर्स करने लगे, भाई करना है तो ऐसे करो, नहीं तो नहीं करो, पीछे रह जाओगे। तो वहां से क्या हुआ कि मुस्लिम्स थोड़ा पीछे जाने लगे, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब जब ये चीजें शुरू होनी हुई तो एक तरह से आप कह सकते हो कि दमन होने लगा उनका, वो पीछे जाने लगे, उनके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ता था, पीछे जाने लगे। अब क्या हुआ, इन दोनों चीजों के बीच में, जो 1835 और 9606 के बीच में, एक इंसान जिसने डिफरेंस पैदा किया वो था सर सैयद जो एएमयू के जिन्होंने बनाया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने बहुत सारे पहले स्कूल्स, जब वो भी एक्चुअली ब्रिटिश राज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बट जब वो पूरी तरीके से रिटायर हो गए और उनको बहुत और भी जगह मिस्र वगैरह जाने का भी ऑफर मिला था, बट वो गए नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अपने कौम के लिए कुछ करना चाहिए, और राइटली उन्होंने किया भी। उन्होंने गाजीपुर से लेके बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर के स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोलने की कोशिश की, मतलब प्राथमिक विद्यालय से लेके मैट्रिकुलेशन तक का काम शुरू किया करना, जो कभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना शुरू किया, और छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस खोले। तो उससे क्या हुआ, लोगों, उनका सोच ये था कि अगर ये वेस्टर्न बन रहे हैं तो हमारे लोगों को, हमारे कौम को भी उनसे लड़ने के लिए, उनके बराबरी करने के लिए वेस्टर्न चीज़ों को सीखना चाहिए। तो उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया। थोड़ा सा आगे बढ़े, बढ़ने के बाद क्या हुआ, अभी तक ये सब कुछ इंडिया के लिए हो रहा था, इंडिया के हर कौम को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा था, बट उसके बाद ये हुआ कि 1906 में फॉर्मेशन हुआ AIML का, इट इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जब फॉर्मेशन हुआ तो फिर फॉर्मेशन हुआ AIML का 1906 में। इसके पीछे की जो सोच थी वो ये थी कि जो भी इंडिया में मुस्लिम्स हैं, उन मुस्लिम्स का जितना हो सके उतना जो है हम उसको आगे लेके आए। जिस कौम है वो पिछड़ गई, उसको आगे लेके एक मंच लेके आए। तो ढाका में जो है वहाँ पे जा कर के ये हुआ, और वहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वो नोटेबल फिगर्स हैं।
मन कर रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई ना, वो ये हुई कि जिन्ना जो है वो ज्वाइन उन्होंने किया मुस्लिम लीग। जिन्ना भी गुजरात से ही आते हैं, गुजराती परिवार से आते हैं, और उनके बाद उन्होंने भी जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। बहुत दिनों से इनके पीछे लोग पड़े हुए थे, एक नोटेबल फिगर थे, उनको चाहते थे कि वो भी ज्वाइन करें। उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वो भी अपना लग गया। और जिन्ना का जब शुरुआत में उन्होंने ज्वाइन किया ना, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, हमेशा। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ठीक है। उन्होंने नहीं, हम तो मैंने आपको कहा कि जो प्राइमरी रीजन था जिन्ना का कांग्रेस छोड़ने का, वो ये इसलिए ही था क्योंकि उनका और गांधी जी का जो था वो एक तरह से ईगो टसल चलना शुरू हो गया। गांधी जी 1 साल के अंदर इतने बड़े लीडर बन गए कि पूरे मुल्क उनके पीछे चलना शुरू हो गया। जिन्ना वाज लाइक कि उनको फीलिंग आने लगा कि यार मैं लेफ्ट बिहाइंड हो चुका हूँ और पीपल विल नॉट फॉलो मी नाउ। सो ही थॉट कि मेरा जो फिर टारगेट ऑडियंस है, जो मेरा टारगेट ऑडियंस मुस्लिम में है, मैं उनके बारे में बात करूं। और उन्होंने एक रीजन दिया कि मुस्लिम्स के बारे में कांग्रेस बात नहीं करती है, उनका प्राइमरी एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का है। और ये बोल के उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया 1920 में। और यहां से एक थॉट आया कि गांधी के बराबर का कद लेने का, कि अगर गांधी एक लीडर है तो मैं भी एक लीडर हूं। ये समय के साथ इतना आगे बढ़ते चला गया। उसके बाद उन्होंने पूरे इंडिया में दौरा करना शुरू किया और हर जगह जाकर के, चाहे वो अभी जो पाकिस्तान प्रांत में पंजाब हो, चाहे ईस्ट बंगाल हो, उस साइड में जाकर के बहुत ऐसे प्रांतों में जहाँ मुस्लिम बहुल लोग ज़्यादा थे, वहाँ पर जाकर के अपना रैलियाँ की, वहाँ भाषण दिए, लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश की। और एक इनके दिमाग में फिर आइडिया आया 1930s में कि हमें एक 30s में, क्या मैं तो कहूँगा 27-28 में ही आ चुका था, पर 30s में वो प्रोमिनेंटली बाहर आने लगा कि मुसलमान का यहाँ कदर नहीं हो सकता है और अब हमें एक अलग स्टेट चाहिए, एक अलग मुल्क चाहिए। खैर, ये जब सोच आने लगी, तब तक कुछ दिनों बाद एक इलेक्शन आया जिसको बोलते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस। इसमें जो टोटल प्रोविंस थी, मैं आपको इसको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो इंडियन जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस में क्या हुआ, 1937 में ये हुआ। 1585 प्रोविंशियल सीट्स पे कंटेस्ट किया गया और मेजॉरिटी 3 पार्टियों ने इसको लड़ा। तो अगर आप देखोगे तो 700 सीट से ऊपर जो है वो कांग्रेस लेके आई, जिन्ना को सिर्फ 105 मिले। फिर यूनियनिस्ट पार्टी थी, ये यूनियनिस्ट पार्टी जो थी ये सिकंदर हयात खान साहब की थी, तो इनको भी 101 सीट के आसपास में मिला। तो कोई भी जगह पे इनको क्लियर मैंडेट नहीं मिला, मोहम्मद अली जिन्ना को कहीं पे भी नहीं मिला। तो सीट्स जीते वो, लेकिन कहीं पे भी मैंडेट नहीं मिला। उसी तरीके से जो सिकंदर हयात खान थे, वो पंजाब में जो है बड़े ओहदे पे थे, स्टेट्समैन कहलाते थे वहाँ के। अब आपको मैंने बताया कि किस तरीके से प्रोविंशियल इलेक्शंस में जो हार हुई मुस्लिम लीग की, उसके बाद बिल्कुल ही टूट से गई थी मुस्लिम लीग। उनको सिर्फ माइनॉरिटी जगहों पे जीत मिली और किसी भी जगह पे ये सरकार नहीं बना पाए। उसके बाद जो एक अंदर का गुस्सा उबल रहा था, क्योंकि उनको ये दिख गया था कि अब ये जो मेरे पाकिस्तान बनाने की चाहत है, वो चाहत अब बन नहीं पाएगी, ये तो मटिया पलेत हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक जो है वर्ल्ड वॉर की कहानी शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर की कहानी में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हम कांग्रेस जो है, हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस अपने सारे पदभार संभाले, प्रोविंशियल इलेक्शंस में जो भी पद मिले थे वहाँ के पदों पे कार्यभार संभाल रही थी। और 1939 में क्या होता है कि ब्रिटिश राज्य कहता है कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी के खिलाफ लड़ने जा रहा है, बिना इंडिया के किसी भी इंसान से कंसल्ट किए हुए। कांग्रेस को इस बात का गुस्सा आया और कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने बहुत ही गंदी राजनीति खेली और उसमें उसने ये किया कि हम सपोर्ट करते हैं आपको, बदले में आपको मुझे पाकिस्तान बना के देना होगा। पार्शियली गॉट अग्रीड ऑन दैट प्रपोजल ब्रिटिश राज, और इन्होंने वो सपोर्ट किया। कांग्रेस ने बहुत विरोध किया, बोला ये गलत कर रहे हैं आप, बट ये चीज को सपोर्ट किया। तो वो दिन
जिस दिन पाकिस्तान का नाम का नारा लगना शुरू हो गया ऑफिशियली, वो था लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन 22 मार्च को पारित किया गया, 22 से 24 मार्च के बीच में इस पर डिस्कशन हुआ, और ये जिन्ना ने क्लियर बोला हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए पाकिस्तान। रीजन, हिंदू के साथ नहीं रह सकते, उनके कल्चरल हेरिटेज, उनके रिलीजन प्रैक्टिस करने का तरीका, उनका और भी जो है वो काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड है, हमसे अलग है। हम हमेशा जब भी होगा तो हमारे बीच में जो है हमेशा लड़ाई होगी, शांति से नहीं रह पाएंगे, मुस्लिम उभर के नहीं आ पाएगा, यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें उस तरह का स्टेटस नहीं मिल पाएगा, इस वजह से हमें अलग स्टेट चाहिए। ये मुस्लिम लीग ने 36-37 में भी जब इलेक्शंस हुए थे, जिसमें ये बुरी तरह से हारे थे, उसमें भी बहुत कोशिश की थी अपनी सेटिंग बिठाने की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से ये कहा कि बॉस हमें एक काम करो, जो प्रोमिनेंट जितने सीट्स हैं मतलब पद हैं वो हमें दे दो, मुस्लिम लीग से मुसलमान, मेरे मुस्लिम लीग के मुसलमान उसकी नुमाइंदगी करेंगे। जो मना कर दिया कांग्रेस ने। इवन सबसे बड़े जो विरोध में थे वो हमारे खान साहब जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम साहब। तो अब्दुल कलाम साहब ने भी यही बोला कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और हम कोई पार्टीशन का सपोर्ट नहीं करेंगे आगे, और आगे भी नहीं करेंगे। ये 36-37 में भी उन्होंने बोला, और जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ वहां पर भी बोला, और उन्होंने ही नहीं बोला, सबसे ये देवबंदी स्कॉलर्स जो थे उन्होंने पार्टीशन के आइडिया को मतलब बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। जमाते उलेमा हिंद जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब बहुत सारी पार्टीज थी, बहुत सारी, ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऐसे करके भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने एकदम सिरे से नकार दिया। बट ये अपने आप को सोच रहे थे कि इन्होंने सारे एलीट क्लास के मुसलमानों को जोड़ लिया और यही इनके नुमाइंदगी करेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं था, बट पैसा पावर दिखाकर ऊपर में बहुत लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी से लेके हर तरह की चीजें की गई ताकि ये चीज, और अंग्रेज भी चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि हम भी इंडिया को ऐसे हाल में छोड़ के जाए ना कि ये अपने में कटे मरे और डेवलप ना कर पाए। दे ऑल्सो डोंट वांट टू हैव अ चैलेंज कि भविष्य में हमारे लिए भी कोई चैलेंज बने। तो इसलिए ये पारित करने के बाद ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान की थ्योरी बनेगी। अब लाहौर रेजोल्यूशन के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई, टू वे में चलना शुरू हो गया सब कुछ। इधर ये पाकिस्तान की मांग करते हैं, ये यहाँ इंडिया इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा है, और इन्हें सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है। फिर से 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, और वहां देखिए क्या होता है इस मैप और डेटाबेस के साथ। तो इस बार का जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुआ 1946 में, इस बार के पार्टी प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद साहब, उधर से मोहम्मद अली जिन्ना। इस बार जो जीत हुई वो 923 सीटों पे वापस से जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, और मोहम्मद अली जिन्ना की 425। तो वापस से जो क्लेम किया गया जिन्ना की पार्टी से कि भाई वो सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम समाज के, और उनके हिसाब से जो उनको वोट मिला है उस हिसाब से पाकिस्तान तो अब बनना ही चाहिए, क्योंकि 90% ठीक है जो सीट्स जीती है कांग्रेस ने वो नॉन मुस्लिम सीट्स हैं, लेकिन जो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है जहाँ पे जगह पे, उस जगह पे हम जीते हैं, जो जिन्ना का कहना था। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त आपको मैं बोलूँ तो बैकग्राउंड है जो इसके बारे में कभी किसी ने नहीं बात करी। आप अगर देखोगे तो मुस्लिम्स को तो राइट ही नहीं था वोट करने का। स्मॉल परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स वेयर अलाउड टू वोट, सबको मिला ही नहीं था वोट करने को। अब सेंट्रल असेंबली में अगर आप देखोगे तो 3% लोग, जो 3% पॉपुलेशन, 3% ऑफ द पॉपुलेशन तो वो वोट कर सकता था। प्रोविंशियल असेंबली में सिर्फ 13%, मतलब 120 मिलियन की आबादी में सिर्फ 30 मिलियन लोग वोट कर सकते हैं। चलो भाई, अगर आप ध्यान से उन आंकड़ों को देखोगे ना जिसमें ये मुस्लिम के सोल रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, तो 10% एडल्ट मुस्लिम ने ही ये बात कही कि वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर 94 मिलियन मुस्लिम है इंडिया में, अगर 94 मिलियन मुस्लिम है इंडिया में, 7% से कम लोगों को वोट करने का अधिकार था।
14% जो टोटल उनकी एडल्ट पॉपुलेशन थी, मतलब 6% ऑफ द जो एडल्ट मुस्लिम थे उनको वोट करने का अधिकार ही नहीं था। आप समझ रहे हो? तो क्या तुम जनमत संग्रह करके दिखा रहे हो, या तुम अपने आप को ये दिखा रहे हो कि तुम मुस्लिम के सोल रिप्रेजेंटेटिव हो? तुम्हें अधिकार ही नहीं है। 75% मुस्लिम लीग को लोगों ने वोट करा और क्या क्या इन्होंने पता नहीं प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन अगर ध्यान से उन आंकड़ों को देखा जाए तो 10% से ज़्यादा अडल्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ने मुस्लिम लीग की तरफ अपना रुझान, पाकिस्तान की तरफ अपना रुझान नहीं बनाया। तो ये सारी चीज़ों को कभी किसी ने देखा नहीं, क्योंकि 86% ऑफ द इंडियन मुस्लिम वेयर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ राइट टू वोट। तो आप इसमें सबकी राय नहीं बोल सकते हो। तो ये एक, मतलब आप बोल सकते हो काला सच है। इसलिए ये गेम खेला गया, ये गेम खेल के पाकिस्तान की जगह बनाई गई और जिन्ना को बोला गया कि मुस्लिम के मसीहा हैं। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। और अगर आप इतना ही मुस्लिम्स को पिछड़े समाज से बाहर निकालना चाहते थे तो आपको उनके वोट्स के लिए, सारे वोट्स के लिए लड़ना चाहिए था। वो हुआ। अब आते हैं हम 3 जून प्लान में। 3 जून प्लान पर क्या था? ये 3 जून प्लान को लोग माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। माउंटबेटन को भेजा गया कि माउंटबेटन को बोला गया कि भाई इसके सही से जो है, लास्ट वाइसरॉय था, उसको बोला सही से सारा पार्टीशन करा के तुम वापस आ जाओ। तो उन्होंने एक प्लान बनाया 3 जून प्लान। 3 जून प्लान क्या था? 3 जून प्लान था, वो अनाउंस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि प्रिंसिपल उसका ये था कि पार्टीशन हो जाए इंडिया पाकिस्तान का 2 उसमें, और जो भी प्रिंसली स्टेट हैं ये उनके ऊपर होगा कि वो जो है किस में ज्वाइन करना चाहते हैं। दोनों स्टेट को, मतलब दोनों जो वो बटेंगे कंट्री, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा और ये जून तक में हैंडओवर भी हो जाएगा ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये था मेजॉरिटी उनका प्लान। बाकी कुछ और हाइलाइट्स हैं, देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ इसके जरिए दिखाने का। अब ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ रह नहीं गया था। इसमें तो सब कुछ डिसाइड कर लिया था कि भाई अब 1947 में इनको आज़ादी देनी है और इसके लिए 3-4 चीज़ों का कोर्स करना है। कोर्स नंबर 1 कि डोमिनियन स्टेटस मिल चुका है, डोमिनियन स्टेटस दे दो। सेकेंडली प्रिंसिपल स्टेट्स जो है चुनेंगे अपने आप, जिनको एक्सेशन लेना है वो एक्सेशन लेंगे। तीसरा कि बाउंड्री डिसाइड कर लो, बॉर्डर्स डिसाइड कर लो, और सबको प्रॉपरली जो है आर्मी का बंटवारा कर लो, जो भी कह सकते हो एसेट्स का बंटवारा कर लो। इन सारी चीज़ों का डिसाइड हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। मैं आपको इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, आपने देख लिया साइलेंट फीचर्स, बट इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। एक बंदा था सर क्राइल रैडक्लिफ। ये बंदा कौन था पता है आपको? ये बंदा माउंटबेटन का मतलब टीचर रह चुका है यूनिवर्सिटी में, और माउंटबेटन ने उसको यहाँ बुलाया और 5 वीक का वक्त दिया। बोला इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कर दो जी, बाउंड्रीज खींच दो। उसने बोला बहुत कम हो गया, मुझे नहीं पता, हमें 15 अगस्त को आज़ादी देनी है। और ये दोनों, जिन्ना और नेहरू जी दोनों पहुंच गए कि किसी भी हाल में ये काम हो जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये काम तो उसने कर दिया, बट 15 अगस्त होने के बाद भी बहुत ऐसे प्रांतों को पता नहीं था कि वो कौन से कंट्री में है। मैं बताता हूँ, मालदा बंगाल में, उनको लगा वो पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका था, उन्हें लगा वो पाकिस्तान में चले गए और 2 दिन तक पाकिस्तान का झंडा फहराया वहां पे। चिटगांव की पहाड़ियां, बुद्धिस्ट बहुल इलाका, उसको पाकिस्तान में दे दिया। ऐसे करके बहुत छोटे मोटे जगहों का इस तरह का बंटवारा हुआ जो सबको अनुचित लगा। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया, जो था उसको ले लिया। लेकिन 17 अगस्त को प्रकाशित किया गया बंटवारा। 15 अगस्त की आज़ादी के बाद 17 अगस्त को प्रकाशित किया गया, उसको रोक के रखा गया। और ये 15 अगस्त के रातों रात ये गायब हो गया था इंडिया से। ये जो जिसने बाउंड्री खींची थी, उसे लगा था कि उसकी हत्या ना हो जाए, वो इतना डरा हुआ था। अच्छा, एक गलतफहमी मुझे और दूर करनी है
कई लोगों ने ये बोला है, कहा है कि नेहरू को बोला गया था, गांधी ने ये कहा था नेहरू को कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ दो, जिन्ना मान जाएगा और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए, नहीं बच जाएगा होने से। ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये ऑफर जब दी गई थी तो ऑलरेडी जिन्ना ने ठुकरा दिया था। उनको पता था कि इस ऑफर में वो फंस जाएंगे, दमन हो जाएगा, और उनको ऐसा लगा था और मेरा मुस्लिम स्टेट का सपना नहीं पूरा हो पाएगा, मेरे टर्म के बाद फिर कौन बनेगा। उनके सोच ज़्यादा बड़ी थी, विजनरी थी। वो कायदे आज़म बनना चाहते थे, बाबाए पाकिस्तान बनना चाहते थे, जो वो बन गए। ऑल्दो बहुत खुश नहीं थे नेहरू उस चीज़ से, बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने मना कर दिया था। नेहरू को कभी कभी बहुत गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया जाता है। इतने कई जगहों पे इतनी भी, हाँ 47-48 के वॉर में उनसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन कई जगहों पे ज़बरदस्ती का भी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो खैर ये थी पूरी कहानी जिस वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ। पार्टीशन सिर्फ इसलिए हुआ कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ दिया गया, तोड़ा गया। एजुकेशन एक्ट लाके जब मुस्लिम पीछे हो गए, हिंदू आगे आ गए थोड़ा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा पढ़ाई लिखाई की। फिर सर सैयद ने आगे को करने की कोशिश की और चीज़ें ठीक जाने लगी, पर उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो एक्चुअली मुस्लिम्स की बेहतरी के लिए काम करने वाला था, उसने अपना एजेंडा बदल लिया, क्योंकि एक दो लीडर ऐसे आ गए उसमें कि उन्होंने एक सेपरेट राष्ट्र का सपना देखना शुरू कर दिया, ना कि हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का। ये लोग नुमाइंदगी करते थे चंद मुसलमान जगहों की, चंद माइनॉरिटी जगहों पे जहाँ मुसलमान थे। अदरवाइज हर जगह के मुसलमान इंडिया के साथ रहना चाहते थे और रहे भी वो। तो मेरा आपको जो शुरू में मैंने अपने वीडियोस में बोला और वीडियो में कहा, वो यही कहा कि हमेशा यूनिटी स्ट्रेंथ होती है। 200 साल पहले भी गलती की थी, 100 साल पहले भी गलती की, और आज भी ये गलती कर रहे हैं। जो यहां से वहां चले गए उनको मुजाहिर कहते हैं, नीच समझते हैं उनको। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि यूनिटी बनाए रखें, और हर शख्स से, हिंदू से भी है, मुस्लिम से भी है, कि अगर कोई इरफान पे हाथ उठाए तो राजेश उसकी हड्डियां तोड़ दे। अब बशर्ते वो हाथ उसके ऊपर गलत उठाया हो, ऐसी जगह हड्डी मत तोड़ देना। मतलब खड़े रहो उसके लिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं होता नाम से, मजहब से। जो यहाँ पे है ना, जो नेशनलिटी, जो दिल में तिरंगा जल रहा है ना, वो होना चाहिए बस। तो हर वतन वाले के लिए खड़े रहो, हर गरीब के लिए खड़े रहो, हर अबला के लिए खड़े रहो, हर उसके लिए खड़े रहो जिसके साथ गलत हो रहा है। मजहब मत देखो, जात मत देखो। हिंदू के शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि वर्ण जो होता है वो कोई ऊपर नीचे का नहीं है, कर्मों से वर्ण बनता है। मुझे नहीं पता आगे लोग क्या जानते हैं, जो मैंने शास्त्र पढ़ा है। हर जगह, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब हो, मोहब्बत का ही उन्होंने सबने जो है संदेश दिया है। साथ रहो, साथ लड़ो। ये बाहर जो ये चीन पीन आ रहे हैं ना, इनका मुकाबला करना है। ये बैठ के यहाँ दंगे थोड़ी ना करने। तो आप लोगों से निवेदन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आज़ाद जो हुआ है वो भारत, उसके मायनों को हमेशा 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 बनाए रखें। इसी के साथ मैं अब ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप सबको जय हिंद।